तो हेलो गाइस, आज हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है और हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 2 की। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 2 प्लीज़ मत देखिए। पहले लेक्चर 1 को देख करके आओ, फिर उसके बाद लेक्चर 2 पे आना, वरना क्या होगा, हर एक चीज़ घच पे हो जाएगी, तुमको समझ नहीं पाओगे। हर एक चैप्टर को स्टार्टिंग से ही पढ़ो। अगर चैप्टर को हम लोग बीच में से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है और फिर क्या होता है कि बच्चे चैप्टर को छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करो, लेक्चर 2 से नहीं लेक्चर 1 से स्टार्ट करो। अभी आप बहुत पीछे नहीं हुए हो, ठीक है, एक ही अभी लेक्चर पूरा हुआ, उसको देखो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए। ठीक है, तो अब देखना बड़े ध्यान से हमारा टॉपिक अच्छा क्या है। टॉपिक क्या बोल रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है, ये वाला पेन नहीं यूज करना है, ये वाला पेन यूज करना है। तो क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब क्या है, सॉलिड को डाल दिया किसमें, लिक्विड में। अब मेरी बात को समझना, बचपन की एक बात मैं तुमको सुनाता हूं। अगर हम लोग किसी चीज को किसी में डालते हैं तो सॉल्वेंट कौन होता है, जिसमें डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जिसको डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट है। जिसको डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट है, और जिसमें डाल रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब समझ मेरी बात को, जैसे हम लोग बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए करते क्या है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं पानी, और पानी में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो चीनी क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, और शुगर क्या है, सॉरी, चीनी क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, तुम्हारा पानी है। तो समझ जाना इस बात को, यानी कि ये क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी में सॉलिड्स को डाला गया किसमें, लिक्विड में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, अरे यार पेन चेंज करो, ठीक है, देखना। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, मेरे साथ खेल हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर सॉल्यूट कौन रहेगा, सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉलिड है, और सॉल्वेंट कौन है हमारा, सॉल्वेंट कौन है हमारा, लिक्विड। क्या ये बात तुम समझे या फिर नहीं समझे। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, जो इस तरह के सॉल्यूशन होते हैं वहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है। अब अगर तुमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं पता है, इसका मतलब आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है, या फिर आपने लास्ट क्लास अटेंड तो की है लेकिन आपने सिर्फ फिजिकली की है, मेंटली आप क्लास में मौजूद नहीं थे, क्योंकि हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा था लास्ट क्लास में। तो आप उसी को याद रखेंगे। देखो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन के अंदर, समझ में आता है, एकदम आराम समझाना, फ्री होकर के, एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक सॉल्वेंट क्या होती है, कुछ औकात होती है, वो एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अगर उससे ज्यादा सॉल्यूट तुम डालोगे तो डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो सॉल्यूट जाके नीचे सेटल डाउन होने लगेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब समझना इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या प्रेजेंट है, एक्सेस सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉलिड के फॉर्म में। इसलिए क्या लिखा है, सैचुरेशन, क्या लिखा है, सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, मतलब सॉलिड को डाला गया लिक्विड में, और लिक्विड भी कैसा है, लिक्विड क्या है तुम्हारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्या इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आ पा रही है, लिक्विड भी क्या है तुम्हारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब अब जो तुम सॉल्यूट डाल रहे हो वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, जो आप सॉल्यूट यहाँ पर डाल रहे हो वो क्या है, एक्सेस अमाउंट में। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एक्सेस सॉल्यूट इज प्रेजेंट, क्या है, एक्सेस सॉल्यूट इज, सॉल्यूट क्या है तुम्हारा, एक्सेस अमाउंट में। अब ये क्या लिख दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जनरली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर, ये वाली सॉल्युबिलिटी बात हो रही है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, देखना पड़े ध्यान से, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है, यानी कि किसी भी सॉलिड की एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट हो रही है। अब हमारा सॉलिड दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, जो हमारा सॉल्यूट है, यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, तुम भी साथ में लिखना, टेम्परेचर हैज अ ग्रेट इफेक्ट, मतलब बड़ा इफेक्ट है, बिग इफेक्ट है, फिर लिखो टेम्परेचर हैज अ बिग इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या है, बहुत बड़ा इफेक्ट है किस पे, सॉल्युबिलिटी पे। टेम्परेचर हैज अ बिग इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो क्या है, सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। टेम्परेचर, अब देखो क्या है, तुम्हारा जो सॉलिड है, यानी कि तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। आपने ये वर्ड ऑलरेडी 10th लाइन क्लास में सुन रखा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा सबस्टेंस जो क्या करे, हीट को रिलीज करता है, एंडोथर्मिक ऐसा सबस्टेंस जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि हमारा सॉल्यूट भी क्या होगा, दो टाइप का होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
बड़े ध्यान से भाई देखना बातों को, ठीक है। या फिर अलग कलर से लिखूं क्या, देखो अलग कलर से लिख रहा हूं। सॉल्यूट कैन बी ऑफ, सॉल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप, जो हमारा सॉल्यूट है वो दो टाइप का हो सकता है, सॉल्यूट कैन बी ऑफ, ठीक है। पहला क्या है तुम्हारा एंडोथर्मिक सॉल्यूट और दूसरा क्या है तुम्हारा एक्सोथर्मिक सॉल्यूट। यहां पे लिख रहा हूं, पहला क्या आपका, पहला क्या आपका एक्सोथर्मिक सॉल्यूट और दूसरा क्या है इसमें तुम्हारा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो क्या है एक्सोथर्मिक सॉल्यूट और एंडोथर्मिक सॉल्यूट, ठीक है। अब समझना बड़े ध्यान से, अब दोनों के लिए क्या टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट है, ठीक है। एक्सो के लिए टेम्परेचर का अलग इफेक्ट है और एंडो के लिए टेम्परेचर का अलग इफेक्ट है, दोनों को हम लोग सेपरेटली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखना बड़े ध्यान से। अब क्या लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कैसे तुम्हारा पहला क्या पढ़ेंगे फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस, दूसरा क्या पढ़ेंगे फॉर एंडोथर्मिक सब्सटेंस। एक्सोथर्मिक सब्सटेंस कौन होता है, जो क्या करता है हीट को रिलीज करता है, यानी कि अगर एक्सोथर्मिक तुम्हारा सॉल्यूट है, अगर तुम उसको सॉल्वेंट में डालोगे तो वहां पे हीट क्या होगी रिलीज होगी, क्या होगी हीट रिलीज होगी। अब समझना मेरी बात को, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, अगर तुम वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब अगर तुम वहां पे एक्स्ट्रा हीट दोगे तो क्या उसको हीट चाहिए या फिर मामला खराब हो जाएगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं उसी लाइन को, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, अगर आप वहां पे एक्स्ट्रा हीट बढ़ाएंगे या फिर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या वो मामला सही होगा या फिर खराब हो जाएगा। जब वो प्रोसेस ऑलरेडी हीट दे रहा है, अगर तुम उसको और हीट दोगे तो क्या है वो अनस्टेबल हो जाएगा तुरंत भाई, उसको चाहिए ही नहीं हीट, प्रोसेस वहीं पे आपका रुक जाएगा। ये बात यहां पे हो रही है, देखना बड़े ध्यान से। यार क्या है झंझट, देखो क्या है एक्सोथर्मिक सब्सटेंस, जो लिख रहा हूं भाई लिखना ध्यान से, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस, आर दोज सब्सटेंस, आर दोज सब्सटेंस that releases हीट, जो क्या करते हैं हीट को रिलीज करते हैं, कब ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व करते टाइम, ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन, डिसॉल्व करने के साथ ये लोग क्या करते हैं हीट को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग डिसॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, क्या है एक्सोथर्मिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं हीट को रिलीज करते हैं, कब डिसॉल्यूशन के टाइम, कब डिसॉल्यूशन के टाइम। अब देखना बड़े ध्यान से, अब मैं इसको एक अलग से पेज में लिखूंगा, देखना मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। मैंने क्या लिया, पहले एक कंटेनर लिया, ये क्या है तुम्हारा एक कंटेनर है, इसमें मैंने पानी लिया, इसमें मैंने क्या लिया पानी लिया, ठीक है। फिर क्या है मैं यहाँ पे कोई एक्सोथर्मिक सब्सटेंस लाया, मान के चलो, अब देखो एक्सोथर्मिक सब्सटेंस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल अगर लिखूं तो फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल के तौर पे किसे इस कलर से, हाँ एग्जांपल क्या है तुम्हारा, पहले एग्जांपल में क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तुम पीओपी ले आओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है सबके सब, पीओपी मतलब क्या हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये सबके सब आपके क्या है एक्सोथर्मिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एकदम बिल्कुल आपका ऐसा एग्जांपल दूंगा जो कि तुम अपने घर में खुद कर सकते हो, ठीक है। कुछ सामान अगर तुम्हारे पास अवेलेबल हो तो आप इन एक्सपेरिमेंट्स को खुद ही अपने घर में कर सकते हैं, ऐसा एग्जांपल। केमिस्ट्री, अब समझना मेरी बात को, केमिस्ट्री है ही क्या चीज, केमिस्ट्री एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स का ही सब कुछ, मतलब केमिस्ट्री का मतलब ही है एक्सपेरिमेंट्स, केमिस्ट्री ये थ्योरी नहीं है भाई, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा ये ट्राई करते रहें कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट अपने घर में करते ही रहें, ठीक है। आप ट्राई करें, ये सोचो कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट जो सर ने पढ़ाए मैं अपने घर में कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ डेंजर एक्सपेरिमेंट कर दो कि फट उठ जाए, ऐसा नहीं, हल्के हल्के एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट बोलूंगा पीओपी वाला, ठीक है, एक्सो वाला। अभी मैं एंडो के लिए एक बताऊंगा तुमको एक्सपेरिमेंट, छोटा सा, घर पे करके देखना, तुमको मजा, तुमको केमिस्ट्री फील होगी, और जिस दिन केमिस्ट्री फील हो गई उस दिन तुम केमिस्ट्री सीख जाओगे।
जिस दिन केमिस्ट्री आपको फील हो गई उस दिन ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ नहीं रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री फील करने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैं ये बोल रहा हूँ केमिस्ट्री फील करने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और जिस दिन तुमको केमिस्ट्री फील हो गई उस दिन ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा, ठीक है। देखना ध्यान से क्या हो रहा है क्या भैया। हाँ देखो तो क्या है, सबसे पहले मैं क्या डालूंगा हेडिंग, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस या फिर फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस, फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस, ठीक है। देखना पड़ेगा ध्यान से मेरी बात को। मैंने लिया एक कंटेनर, ये कंटेनर लाल कलर का मैं लेता हूँ हमेशा, तो आज भी जो परंपरा है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया सॉल्वेंट, मान लो सॉल्वेंट हमारा पानी है, ठीक है। जनरली पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, जनरली नहीं हमेशा पानी क्या होता है, सॉल्वेंट ही होता है। अब क्या किया मैंने, मैं मार्केट से ले आया पीओपी, क्या लिया मार्केट से, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस ले आया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो भी आपका दाना है उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ डाला तो उसमें अब कुछ टाइम के बाद अब करना क्या है, तुमको पहले डालना है पीओपी, समझना मेरी बात को। कंटेनर में पहले आपको डालना है 2-3 चम्मच पीओपी, मान लो 5 चम्मच तुमको डालना है पीओपी, ठीक है। उसके बाद 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून, मैक्सिमम 2 टेबल स्पून आपको डालना है इसमें पानी, ठीक है। फिर क्या होगा, अब तुम जब इस कंटेनर को टच करोगे 2-4-5 मिनट के बाद, तो तुमको ये कंटेनर, पहली बात तो क्या है, ये पीओपी तुम्हारा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा चेंज। और दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पर हीट फील होगी, आपको कंटेनर में हीट फील होगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या था, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस था। जब ये डिसॉल्व हुआ, जब ये पानी में से मिक्स हुआ, तो क्या हुआ, इसने हीट इवॉल्व की, क्या कि इसने हीट इवॉल्व की। अब इस प्रोसेस में हम लोग अंदर घुसते हैं, यहाँ पे हुआ क्या होगा, समझना मेरी बात को, स्टेप वाइज इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला स्टेप देखना, ए अगर मैं लिखूं तो पहला स्टेप क्या था, आपने यहाँ पे कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर रेड कलर का होता है, क्या लिया आपने यहाँ पे कंटेनर लिया, कंटेनर में कौन था पहले, पानी था। अगर यहाँ पे पानी था यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, तभी पानी यहाँ पर है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, जाहिर सी बात है। अब अगर ये जो आपने पीओपी यहाँ पे लिया था, ये जो आपने यहाँ पे व्हाइट कलर का क्या लिया है, अरे तेरी की, ये जो आपने यहाँ पे क्या लिया व्हाइट कलर का पीओपी जो आपने लिया है, ये जो पीओपी के मॉलिक्यूल्स हैं ये पानी में तभी जाके घुल पाएंगे जब वो पानी वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, जाहिर सी बात है। वो लोग जाएंगे कहाँ पर, जब ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो जो जगह मिलेगी इनको उसी में जाकर के मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर पीओपी को इसमें मिक्स होना है तो उसको पहले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। और अब मेरी बात को समझना, अगर बॉन्ड बना है मतलब कोई मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस क्या हुआ, स्टेबल हुआ, जाहिर सी बात है। बॉन्ड बनता ही क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है बॉन्ड, समझना बहुत ध्यान से, एकदम अंदर घुस चुके हैं हम लोग बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी में सब दिया ही नहीं है, मैं तुमको इतना अंदर जाके बता रहा हूँ कि तुमको फील हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। एक्सोथर्मिक सब्सटेंस हीट रिलीज करता है, ये सच है, ये हर एक इंसान को पता है, लेकिन क्यों करता है वो मैं आज तुमको बताऊंगा, जो मुश्किल से किसी भी बच्चे को पता ही नहीं होगा। तुम पूछना एक्सोथर्मिक सब्सटेंस हीट रिलीज करता है, लेकिन क्यों करता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। लेकिन देखो ध्यान से, तो क्या है, अगर इसको पीओपी को इसमें मिक्स होना है तो इसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड बनता है मतलब क्या होता है, कोई चीज स्टेबल हो रही है, तो अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो तुमको उसको अनस्टेबल करना है, और किसी चीज को अनस्टेबल करने के लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो आपको यहाँ पर एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ेगी। देखो कैसे लगाएंगे, यानी कि जब पीओपी इससे मिक्स होने के लिए जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेगा, सॉल्वेंट यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, स्टेप 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अच्छे से देखना बड़े ध्यान से, स्टेप 1 क्या बोल रहा है, बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, सॉल्वेंट, बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन। जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे क्या होगा, अलग से लिखूंगा यहाँ पे अलग कलर से, एनर्जी इज यूज्ड या फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब लिखता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे समझ में आए, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एक बार देख लीजिए पर्पल कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर क्या होगा,
ये आपका अंदर जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड को बनाएगा, जाहिर सी बात है यार। अब देखना पड़ेगा ध्यान से। अब क्या हुआ, तुम्हारा पानी के मॉलिक्यूल के बीच के जो भी बॉन्ड थे वो क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं। अब नए बॉन्ड बनेंगे, किसमें किसमें, सॉल्वेंट, अभी आएगा पानी नीचे, सॉरी पीओपी आएगा नीचे। क्या करेगा पीओपी, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ नया बॉन्ड बनाएगा। कोई चीज मिक्स हो रही है मतलब क्या है, उसने अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बना लिया। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सॉल्यूट के पहले क्या किया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ा गया, फिर क्या होगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ नए बॉन्ड को बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ देखो स्टेप 2, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन, हाँ बॉन्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, नए बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे। सिंपल बात हो गई। अब क्या होगा, अब समझना, जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता ही क्यों, स्टेबिलिटी के लिए बनता है। यानी कि जब बॉन्ड बन रहा है तो कोई चीज़ क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। और जब कोई चीज़ स्टेबल होती है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी कम होती है, यानी कि वो एनर्जी को रिलीज कर देगा और कम एनर्जी हो जाएगी। लिख दूंगा यहाँ पर, इस प्रोसेस में क्या हुआ है, एनर्जी इज रिलीज। यहाँ से उठाओगे इसको, थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसको मैं यहाँ से एब्जॉर्ब को हटाऊंगा और क्या लिख दूंगा, रिलीज लिख दूंगा, ठीक है। थोड़ा इरेजर छोटी हो गई ज़्यादा। एनर्जी इज रिलीज, सिंपल बात है। यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी आपकी रिलीज हुई। तो ये सिंपल। अब क्या है, अब होता क्या है, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस में ओवरऑल क्या होता है, तुमको एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पर, एनर्जी रिलीज क्या हुई है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई थी पहले स्टेप में, दूसरे में क्या हुई है, रिलीज हुई है। लेकिन ओवरऑल क्या मिल रहा है तुमको, एनर्जी रिलीज होते हुए आपको दिखाई दी थी। मतलब एनर्जी रिलीज क्या है, ज्यादा है, किसके मुकाबले, एनर्जी एब्जॉर्ब के। बताओ समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति, बिल्कुल क्या है यहाँ पर तुमको मोक्ष की प्राप्ति। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगे चलेगा, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा कभी तुम भूलोगे नहीं। एक्सोथर्मिक सब्सटेंस में हमको पता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हम लोग डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में तो क्या होता है, एनर्जी वो लोग रिलीज करते हैं। बात खत्म हो गई। अब क्या है, जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है एक्सोथर्मिक का, वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं और जब बॉन्ड तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ नया बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या है, जब बॉन्ड बन रहा है मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब लेकिन क्या होता है, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि सेकंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी एब्जॉर्ब से ज्यादा थी। बात खत्म हो गया। लिख दे रहा हूं यहाँ पर, क्या लिखूंगा लास्ट में, रेड पेन से, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन द, एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब। जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या है, एब्जॉर्ब एनर्जी से ज्यादा है। इसलिए क्या होता है हमको, ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ओवरऑल आपको क्या दिखता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड, ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे, तो ये सिंपल बात यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखना एक चीज मैं यहाँ से और निकालू कंक्लूजन, ठीक है। क्या हुआ था, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड तोड़े गए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़े गए, फिर क्या हुआ, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल से नया बॉन्ड बना। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं बात करूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कौन सा बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, सॉल्वेंट का बॉन्ड या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड। बना कौन सा बॉन्ड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बना, टूटा कौन सा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का बॉन्ड। समझ मेरी बात को, इस बॉन्ड को तोड़ने में हमको कम एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन जब ये बॉन्ड बना तो ज्यादा एनर्जी हुई रिलीज। कहां पर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि वो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा।
ठीक है। अगर तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे, अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है तो मतलब अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी भी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनर्जी कम देनी पड़ी, यानी कि ये बॉन्ड जब बना होगा तो एनर्जी भी कम ही रिलीज हुई होगी। यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, बताना मैं ये लिख सकता हूँ या फिर मेरी बात गलत हो गई यहाँ पे। सॉल्यूट सॉल्यूट का बॉन्ड, सॉरी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का बॉन्ड क्या है, वीक है, किसके मुकाबले, सॉल्यूट और ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस के लिए। ये किसके लिए है, एक्सोथर्मिक सब्सटेंस के लिए। अब ये पूरा का पूरा आपका एक्सोथर्मिक सब्सटेंस के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं जितना आपको जानना चाहिए अपने लेवल पे, ठीक है। एक बार मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको मजा आ जाएगा। 1 2 3। अब बात करेंगे अगली एंडोथर्मिक सब्सटेंस की। अब एंडो के बारे में हम क्या जानते हैं कि जब भी एंडोथर्मिक सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब इस शब्द से हम लोग, इस लाइन से हम लोग सिंपल क्या सीख सकते हैं कि जब भी एंडोथर्मिक सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे पानी में तो क्या होंगे, ये लोग आसपास की एनर्जी को ले लेंगे, यानी कि आसपास तुमको क्या फील होगा, कूलनेस फील होगी, कोल्ड फील होगा, आसपास ठंडा होगा आसपास। सिंपल बात है, देखो लिखो, हेडिंग क्या रहेगी, सेकंड क्या है तुम्हारा, फॉर एंडोथर्मिक सब्सटेंस, फॉर एंडोथर्मिक सब्सटेंस, ठीक है। फिर से 2 स्टेप में प्रोसेस है तुम्हारा, बिल्कुल सेम टू सेम भाई, 2 स्टेप में। फिर से तुमने क्या लिया, कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या डाला, पानी डाला, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, क्या तुमको पानी के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड दिख पा रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, ठीक, अब देखना एंडोथर्मिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहले तो इसको ऐसे करके यहाँ से पीओपी, ये क्या था यार, यहाँ से कहाँ से उठा दिया इसको, केओएच, ठीक है। ये यार पूरा का पूरा देख रहे हो, डिलीट करो। कौन होता है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं एंडोथर्मिक सब्सटेंस की, क्या लिख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, द सब्सटेंस, लिख लेना भाई, साथ साथ में इसको लिखना, ठीक है, ये सबको पता है ऑलरेडी। द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, कहाँ से, सराउंडिंग से, एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी लिख दो, फ्रॉम सराउंडिंग, कब, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। जितना शॉर्टकट में चाहो उतना ही दिमाग खराब करता है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, सिंपल बात है। तो क्या है, द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, एंड ऑफ डिस्कशन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे सेपरेटली एंडोथर्मिक सब्सटेंस की, ठीक है। एग्जांपल ले लो भाई, एग्जांपल ही भूल जा रहा हूँ। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका तुम्हारा, एग्जांपल में अगर हम लिखे तो आपका ग्लूकोज हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, NaCl हो गया। ये सब क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से डिसॉल्व होने के टाइम, ठीक है। देखो एग्जांपल, मतलब देखो इसको समझो क्या होता है। यहाँ मैंने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज तो क्या लोगे, ग्लूकॉन डी ले आओ मार्केट से, ठीक है। क्या ले आओ मार्केट से, ग्लूकॉन डी में क्या होता है, भर भर करके ग्लूकोज होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और मैक्सिमम क्या होते हैं उनमें से एंडोथर्मिक ही होते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। अब ये भी वाइट ही होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ग्लूकॉन, क्या ले लिया, ग्लूकॉन डी, पाउडर होता है आपका व्हाइट कलर का, ठीक है, ऐसे ग्लूकॉन डी। अब क्या होगा, जब इसको तुम इसमें मिक्स करोगे, पहले क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के, वही सेम टू सेम जो एक्सो में हुआ था वही एंडो में हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड टूटेंगे और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जाके बॉन्ड बनाएंगे। पहला स्टेप क्या लिखूंगा, अभी सब आ जाएगा समझ में। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन, जाहिर सी बात है। और जब बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी लगेगी कि एनर्जी निकलेगी, एनर्जी लगेगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड,
एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। बात खत्म हो गई, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में नया बॉन्ड बनेगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाइट कलर से लिखना है स्टेप 2। बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, बॉन्ड तुम्हारा बनेगा। इसमें क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, एनर्जी को कम करके। वो कम एनर्जी कम कैसे हो रही है, एनर्जी को हमने क्या कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया। तो कहाँ लिखेंगे, एनर्जी रिलीज। अब देखना यहाँ पे क्या उल्टा हो रहा है, ये सब कुछ सेम है, एक्सो की तरह ही है, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। अब एंडोथर्मिक में हमको लास्ट में दिखता क्या है, क्या दिखता है कि उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, मुझे बताना बड़े ध्यान से मुझे। यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हुआ क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पहले स्टेप में वो क्या होगी, ज्यादा होगी किसके मुकाबले, एनर्जी रिलीज के। इसलिए क्या हुआ, ओवरऑल तुमको क्या देखने को मिला कि एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो मैं क्या लिखूंगा, एनर्जी रिलीज्ड इन स्टेप 1, ठीक है। किस तरह से लिखना है, लाल कलर से लिख रहा हूं, ठीक है, समझना। एनर्जी रिलीज्ड इन स्टेप 1, इन स्टेप 1 इज, नहीं एनर्जी स्टेप 2 में हुआ था ना रिलीज, स्टेप 2 इज मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन स्टेप, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन स्टेप 2 इज, उल्टा हो गया क्या, एनर्जी रिलीज इन स्टेप 2 इज लेस देन। क्या गलती हुई, जान पाएगी नहीं, यहाँ मैंने लिखा था मोर देन, यहाँ क्या होना चाहिए, लेस देन। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, किसके मुकाबले, एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसलिए लास्ट में तुमको क्या दिखा कि एनर्जी ओवरऑल क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो इज लेस देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन स्टेप 1, इसीलिए ओवरऑल क्या हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। सो ओवरऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सो ओवरऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, सो ओवरऑल एनर्जी इज, क्या इतनी बात आप समझे या फिर नहीं समझ पाए अभी तक। सो ओवरऑल एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब बताना मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बीएस मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बीएस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये लिख दे रहा हूँ बी। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जब तोड़ा तो ज्यादा एनर्जी हुई रिलीज, और ये जब बॉन्ड बने सॉल्वेंट और सॉल्वेंट तो कम एनर्जी हुई रिलीज, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई, ज्यादा एनर्जी खर्ची तोड़ने में। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके मुकाबले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मुकाबले। यही चीज क्या हो गई थी, उल्टी हो गई थी किसमें, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब एकदम इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट आपने समझा है आज कि आपको अगर आप कोई पूछेगा कि एक्सोथर्मिक सब्सटेंस एनर्जी रिलीज ही क्यों करते हैं, या फिर एंडोथर्मिक सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब ही क्यों करते हैं, आपको उसका रीजन पता है, अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे अब तुम जान चुके हो चीजें। चलो 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा टॉपिक, अरे यार टॉपिक आजा भाई, टॉपिक अगला क्या हमारा टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। मतलब गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमको अब देखनी है लिक्विड्स में, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, अब क्या देखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अब जो सॉल्युबिलिटी आपकी चीजें हैं, इसको हम लोग एक नए टर्म से पढ़ते हैं, वो नया टर्म क्या है तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज अरे क्या हो रहा है भाई, खेल रहा है क्या, इज स्टडीड with the help of is studied with the help of
एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो जो एनर्जी रिलीज जो सॉल्युबिलिटी है, इसको हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की हेल्प से पढ़ते हैं, जो कि क्या है तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। सब कुछ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखना एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या होती है। एक बार यहाँ बोलता हूँ आराम से तुमको, उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब देखना एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। किसी भी सॉल्वेंट के लिए आपका ये डिफाइन होता है, तो क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या फिर 1 atm प्रेशर पे कितने सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, वही क्या है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। फिर से बोल रहा हूँ, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर, 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। यूनिट का मतलब क्या है, एक, ठीक है। अब सुनना बात, एक यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे यानी कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑफ गैस को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और वही क्या है, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है, ठीक है। क्या लिखूंगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे इसका, द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved by unit volume of solvent, unit volume of solvent at a specific या फिर particular temperature, at a specific temperature and 1 atm pressure, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 atm। सिंपल बात है, बात खत्म। तुम्हारा ये डेफिनेशन है आपका, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का ये डेफिनेशन है, और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। यानी कि जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट उतना ज्यादा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इसको मैं ऐसे लेकर के आ रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को लिक्विड में कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। पहला क्या, हमारा टेम्परेचर। अब एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा तो अपने आप आगे का खेल तो अपने आप समझ जाओगे। डिसोल्यूशन गैसेस इन लिक्विड्स, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स is generally, अब लगाना दिमाग में, पढ़ने वाले बच्चों अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। जो जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं वो अपने दिमाग को एक बार यहाँ पर यूज करेंगे। इज जनरली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो शुरू हो जाओ पढ़ने वाले बच्चों, फालतू बच्चों की बात नहीं हो रही है, पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज जनरली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि जब गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं तो वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सो होता है, यानी कि वहां पे हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अब अगर तुम वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो क्या वो प्रोसेस सही से होगा या फिर सही से नहीं हो पाएगा। जब ऑलरेडी हीट वहां पर रिलीज हो रही है और तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या उसका सेंस बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या शो करती हैं, इनवर्स रिलेशन, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस ठीक से सॉल्युबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या हो रहा था, हीट इवॉल्व हो रही थी, और हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ा करके तो उसका कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनेगा। अगला देखना, नेचर ऑफ गैस। क्या देखना हमको, अगला नेचर ऑफ गैस। अब क्या है, ऐसी गैसेस, सुनना भाई ये फैक्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसी गैसेस जो जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, क्या होती हैं, ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। गैसेस दैट आर इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। सिंपल है, फैक्ट है, लिख देना है, द गैसेस which are
इजिली लिक्विफाइड। भाई देखो, भटकना नहीं, साथ साथ में नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने की झंझट लेक्चर के बाद के लिए मत मानना कि अभी रफ में लिख लिया या फिर अभी सर हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट खींच लेंगे फिर बाद में लिखेंगे आराम से, वैसा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। उससे उसको मैं मजदूरी बोलता हूँ बेसिकली। अब क्लास में बैठे मैं भी आपके साथ लिख रहा हूँ, मेरे भी नोट्स बन रहे हैं, ऐसे ही आपके भी नोट्स बन जाए, ठीक है। तो याद ध्यान रखो कि नोट साथ साथ में बनाओ, ठीक है। मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ, मैं हटता क्यों हूँ, क्योंकि अगर मान के चलो किसी बच्चे को कुछ छूट गया है तो वो उसको बाद में पूरा कर लेगा। ये पूरा का पूरा पेज छापने के लिए मैं नहीं हटता हूँ कि मैं पूरा हट गया हूँ, इसको तुम घर पे जाके अच्छे अच्छे राइटिंग में छापो, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो आप ट्राई करें साथ साथ में ही लिखें। देखना क्या लिख दिया, द गैसेज विच आर इजिली लिक्विफाइड। जो क्या होती है लिक्विफाइड, मतलब क्या होता है, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाना, ठीक है। गैस का लिक्विड में चेंज होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन बोलते हैं। द गैसेज विच आर इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड्स, आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, ठीक है। मेरा बोर्ड पे हट करके 3 तक गिनना और तुम्हारे स्क्रीनशॉट के लिए टाइम देना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से अच्छी राइटिंग में पूरा का पूरा लिखोगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर किसी बच्चे का कुछ छूट गया है तो वो थोड़ा बहुत यहाँ से देख करके घर पे जाके लिख लेगा, उतना लाइन वो वहां पर छोड़ देगा, ठीक है। ये मतलब होता है उसका। तो अब हट रहा हूँ भाई फिर से एक बार, 1 2 और 3, चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा है समझना बात को, ठीक है। उसका तुम्हारा आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, हेनरीज लॉ। समझना मेरी बात को। ऐसी गैसेस, ठीक है, जो क्या हो पानी में जाकर के आयंस में चेंज जाएं, जो क्या हो पानी में जाकर के आयंस में चेंज हो जाएं या फिर आयंस में टूट जाएं, वो क्या होती है, पानी में ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल होती हैं बाकी सॉल्वेंट्स के मुकाबले, ठीक है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, सीधा इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। द गैसेज विच ब्रेक्स इनटू आयंस या फिर डिसोसिएट्स इनटू आयंस, विच breaks into ions are more soluble in water, are more soluble in water। वो क्या है, पानी में ज्यादा soluble है compared to other solvents, compared to other ठीक है। सिंपल बात है, ये बात क्या थी, बहुत ज्यादा सिंपल थी तुम्हारे लिए। अब ये तो 3 ऐसे फैक्टर है जो क्या है बड़े आसान आसान है और 2 लाइन के, ठीक है। अब जो तुम्हारा आ रहा है फैक्टर वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सवाल इस फैक्टर से इससे आपके एग्जाम में आते हैं, इस चैप्टर में से, ठीक है। हेनरीज लॉ इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरीज लॉ क्या है, इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना पड़े ध्यान से। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करती है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक लॉ की हेल्प से, जो कि क्या है तुम्हारा हेनरीज लॉ है, ठीक है। अब समझना मेरी बात को कि हेनरीज लॉ क्या कहता है। पहले तुम्हारे सामने आके तुमको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा हेनरीज लॉ क्या बोलता है। क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस। कोई गैस कितना सॉल्युबल है किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है कि आपने उस गैस पे कितना प्रेशर लगाया है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। सिंपल बात, यही बोलता है हेनरीज लॉ, सिर्फ इतनी बात बोलता है। क्या, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, सिंपल बात, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। लिख दे रहा हूं भाई हेनरीज लॉ, यहां देखो इसको, अरे यार देखो बड़े ध्यान से इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे का हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलता है ये तुम्हारा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ, या फिर एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में सॉल्वेंट के, इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन pressure applied to the on gas, depends on pressure applied on gas at a particular, at a specific temperature, at a specific टेम्परेचर। सिंपल बात, ये कौन बोलता है, आपका हेनरीज लॉ।
अब क्या है, इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 45-50 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 40 मिनट का मैं लेक्चर रखूँ, जिसको कि आप डेली पढ़ पाओ, कि आपको स्कूल भी जाना है, ठीक है, और आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डेली लेक्चर तुम्हारा 40 मिनट का हो पाए मैक्सिमम, जिससे क्या हो कि तुम डेली का डेली लेक्चर्स को पढ़ पाओ और डेली का डेली क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। आज के लेक्चर के क्वेश्चंस, ये टॉपिक पूरा होने, हेनरीज लॉ पूरा होने के बाद मैं साथ में दूंगा, ठीक है, सॉलिबिलिटी के और सब मिला के मैं साथ में दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप इस लेक्चर को पूरे ईमानदारी के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं गाइस, थैंक यू।